सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज के एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर आज पोस्ट किया गया था। जैसे आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बाय महात्मा गांधी। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में पूछा था और यूपीएससी ये चाह रहा था कि आप इसका मतलब समझाएं, वो भी प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंतर्गत, यानी कि आपको वर्तमान परिदृश्य के उदाहरणों को देना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, और तब इस स्टेटमेंट को समझाना पड़ेगा। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में भी यही चीज है, क्रोध व असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं। तो दो मूल्य नजर आ रहे हैं, दो वैल्यूज नजर आ रही है, एंकर एंड इनटॉलरेंस, और उसके संबंध में क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, क्वेश्चन समझने से पहले जैसे हम हमेशा अपने डिस्कशंस के अंतर्गत करते हैं कि एक कंसेप्ट को समझेंगे, देन उसके पश्चात डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ताकि फ्रेशर्स भी ठीक से एथिक्स को समझ सके, अप्रोच समझ सके और आंसर्स को भी बेहतर तरीके से जान सके। तो देखिए, जैसे हम पिछले डिस्कशंस में पर्सुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, सोशल इन्फ्लुएंस क्या था ये समझा था हमने कुछ पिछले डिस्कशंस के अंतर्गत। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सिविल सर्वेंट में पर्सुएशन की क्यों जरूरत होती है, यानी लोक सेवा या लोक सेवकों के अंतर्गत अनुनयन क्यों जरूरी होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक सिविल सर्वेंट या एक लोक सेवक के अंतर्गत कई ऐसे पड़ाव आते हैं या कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर उन्हें पर्सुएशन की जरूरत पड़ती है। तो उसे देखते हैं। देखिए, यदि मिनिस्टर्स हैं तो मिनिस्टर्स के अंतर्गत भी ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सिविल सर्वेंट उन्हें पर्सुएशन के थ्रू अपनी बातों को मनवाने पर बल दे। उदाहरण के तौर पर जैसे अरुणा सुंदरराजन मैम का उदाहरण यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। उन्होंने जब कुदुमश्री परियोजना को चलाने के लिए आगे कदम बढ़ाया था, तो ऐसे में जरूरी था कि वे अपने मिनिस्टर्स को ठीक तरीके से पर्सुएट कर सके। तो उन्होंने पर्सुएट किया था अपने मिनिस्टर्स को कि जब इस प्रकार की योजना आएगी तो उससे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि अरुणा सुंदरराजन मैम ने किस प्रकार से पर्सुएशन के थ्रू कुदुमश्री जैसी परियोजना को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। देन पब्लिक। देखिए, एक लोक सेवक या एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पब्लिक से बेहतर तरीके से जुड़े और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताए ताकि पब्लिक बेहतर तरीके से उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सिविल सर्वेंट में ये पर्सुएशन का गुण अच्छे से समाहित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप स्मिता सबरवाल मैम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यदि आपने पिछले डिस्कशन सुने होंगे तो आपको पता होगा कि स्मिता सबरवाल मैम ने किस तरीके से वारंगल के अंतर्गत एक मेक ओवर पूरी तरीके से किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के थ्रू। तो उसमें उन्होंने पब्लिक की भी सहायता ली थी और इसीलिए उन्हें एक पीपल्स ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। तो पब्लिक को पर्सुएड किया उन्होंने कि वारंगल का किस तरीके से मेक ओवर किया जा सकता है प्राइवेट पार्टीज का यूज करते हुए, और ऐसे में पूरी तरीके से समाज को एक प्रगतिशील मार्ग पर वे लेकर गई। तो ऐसे में पर्सुएशन बहुत जरूरी हो जाता है। देन प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी ऐसे में जरूरी होता है कि सिविल सर्वेंट जब प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर भी उन्हें पर्सुएशन का यूज करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप ओपी चौधरी सर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओपी चौधरी सर आईएएस है, आईएएस ऑफिसर थे, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये आईएएस ऑफिसर थे दंतेवाड़ा के अंतर्गत। तो वहां पर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नक्सल से प्रभावित है, नक्सलवाद से प्रभावित है। ओपी चौधरी सर ने वहां पर क्या किया था, वहां पर एक छूलो आसमान नाम की स्कीम लेकर आई थी ताकि जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं या जनजाति वर्ग से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके ताकि वो नक्सलवाद या जो नक्सलाइट्स हैं उन्हें ज्वाइन नहीं करें। तो आप ये दर्शा सकते हैं, ये जो उन्होंने कार्यक्रम चलाया था वो प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं, निजी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनके साथ मिलकर ओपी चौधरी सर ने ये स्कीम का संचालन करवाया था। तो आप दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार से परसुएशन यहाँ पर काम किया था ओपी चौधरी सर का प्राइवेट सेक्टर को इस स्कीम के साथ जोड़ने के लिए। देन एम्प्लॉयज। देखिए, जब एक सिविल सर्वेंट काम करता है अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत तो जरूरी हो जाता है कि वो एम्प्लॉयज से भी बेहतर तरीके से तालमेल बनाए, और ऐसे में परसुएशन जरूरी हो जाता है जहां पर एक बेहद ही अहम रोल प्ले करता है परसुएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई श्रीधरन जी का आप उदाहरण दे सकते हैं। ई श्रीधरन सर ने क्या किया था कि जब दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक टाइम लिमिट मिली हुई थी, तो उस टाइम लिमिट से भी पहले प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, परसुएट किया, अनुनयन की प्रक्रिया उन्होंने यहाँ पर अपनाई ताकि एम्प्लॉयज बेहतर तरीके से ज्यादा कार्य क्षमता के साथ यहाँ पर कार्य कर सके।
तो आप ये दर्शा सकते हैं। और उन्होंने लक्ष्य भी हासिल किया था उसके पश्चात, जो डेडलाइन दी गई थी, डेडलाइन से पहले दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया था। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी कई बार सिविल सर्वेंट का इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी पर्सुएशन की ज़रूरत काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि आप ही सिविल सर्वेंट कभी बनते हैं और मनरेगा के लिए या किसी भी स्कीम के लिए आपको यदि कोई पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत है, लेकिन आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उतना अमाउंट नहीं दे रहा है, तो आपको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो आपके कलीग्स होंगे उनको परसुएट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके अंतर्गत एम्पैथी जगानी पड़ेगी, कंपैशन जगाना पड़ेगा, ताकि वो समाज की भलाई के लिए उतने पैसे ट्रांसफर कर सकें। तो ये कुछ परसुएशन के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर सिविल सेवक को काफ़ी ज़्यादा अनुनयन की प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। तो यूपीएससी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एज अ सिविल सर्वेंट हाउ कैन यू यूज द वैल्यू ऑफ परसुएशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या एक लोक सेवक के रूप में आप प्रशासन के अंतर्गत अनुनयन की प्रक्रिया का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताइए। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे और ऐसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन जैसे सबसे पहले दर्शा दिया गया था स्लाइड के अंतर्गत, यदि आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे होते हैं, आप एक या तो आप जो दो वैल्यूज उन्होंने दिए एंगर एंड इंटॉलरेंस उसे समझा दीजिए, एक ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को 2 या 3 लाइन में समझाइए कि आखिरकार महात्मा गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि क्रोध व असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं, या एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये बता सकते हैं, एक कॉरोलरी के रूप में ये बता सकते हैं कि किस तरीके से करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए काम माइंड एंड टॉलरेंस, यानी कि शांत मस्तिष्क या शांत दिमाग, व सहिष्णुता जैसे मूल्यों की जरूरत होती है सही समझ के लिए, ये गांधी जी कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट के अंतर्गत। तो आप ये समझा सकते हैं 2 या 3 पंक्तियों के अंतर्गत। एंड देन उसके बाद उदाहरण दीजिए, उदाहरण के माध्यम से समझाइए कि आपको समझ में आ गया स्टेटमेंट। जैसे कि यदि आप अशोका को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, तो अशोका ने जो धम्मा अपनाया था वो काम माइंड व टॉलरेंस के वैल्यूज को लेकर ही अपनाया था। यदि उसमें एंगर एंड इनटॉलरेंस होता तो उसमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती, सही समझ नहीं आ पाती, और वो धम्मा जैसे मूल्यों को नहीं लेकर आ पाता समाज के अंतर्गत, जिसके द्वारा जो शांति बाद में स्थापित हुई पूरे समाज में और पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य आगे प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़ा, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो सही समझ के लिए अशोका ने जिस प्रकार से काम माइंड और टॉलरेंस की वैल्यू को अपनाया, वो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सीधा दर्शा सकते हैं। देन मेन बॉडी के अंतर्गत आइए, उसमें बताइए कि एंगर कैसे रोल प्ले करता है, या एंगर कैसे शत्रु है, कैसे एक एनिमी है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो रिवेंज पैदा करता है आपके अंतर्गत, जेलेसी पैदा करता है, बाउंडेड एथिकलिटी लेकर आता है, यानी कि आप में जलन की भावना लेकर आएगा, बदला लेने की भावना लेकर आएगा। जो नैतिकता होगी आपके अंतर्गत वो बंधी हुई होगी किसी ना किसी एक दायरे के अंतर्गत, जबकि नैतिकता कभी भी बंधी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपके अंतर्गत एंगर होगा तो वो बाउंडेड एथिकलिटी आ जाएगी आप में। तो यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइले का, यानी कि वर्साई की संधि का। यदि आप फ्रेशर आपको नहीं पता होगा वर्साई की संधि क्या है, देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बैटल ऑफ सेडान हुआ था, यानी कि सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान के युद्ध में फ्रांस को जर्मनी ने हराया था। तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री था क्लेमेंशु, उसने बदला लेने के लिए यहाँ पर वर्साई की संधि की थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ। तो ये वर्साई की संधि को ऐसे बोला जाता है क्योंकि ये बदला, जो क्लेमेंशु था वो बदला लेना चाहता था और बदले के संबंध में ये संधि की गई थी, ये ट्रीटी हुई थी वर्साइले की ट्रीटी। तो उसी के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। तो जो एंगर होता है, आप ये दर्शा सकते हैं कैसे क्लेमेंशु का एंगर यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइले लेकर आया, और क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइले आया उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग का एक एनिमी था एंगर, ये आप यहाँ पर दर्शाइए। देन आप बताइए कि इंटॉलरेंस कैसे एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग का एनिमी है। आप बताइए कि जब इंटॉलरेंस होता है तो व्यक्ति के अंतर्गत सिंपैथी, कंपैशन ऐसे मूल्य नहीं हो पाते, यानी कि समानुभूति, सहानुभूति, प्रेम ऐसे मूल्य नहीं पनप पाते हैं जब इंटॉलरेंस या असहिष्णुता होती है, और फिर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्स्टैकल खड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं रोहिंग्या का म्यांमार के अंतर्गत, कि कैसे म्यांमार में रोहिंग्या के प्रति जिस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्तियों ने असहिष्णुता या इंटॉलरेंस दर्शाया है, उसके पश्चात ही उस राज्य के अंतर्गत इंस्टेबिलिटी, केओस ये सब नजर आता है, यानी कि अस्थिरता उस राज्य के अंतर्गत, उस देश में असहिष्णुता के चलते उस देश में
अस्थिरता नजर आते हुए नजर आती है। तो ये आप इंटॉलरेंस का एक उदाहरण दीजिएगा। देन कंक्लूजन में कैसे कैसे कंक्लूड करना है। देखिए कंक्लूड के लिए आप बताइए कि कैसे हम हाउ टू इनकलकेट, यानी कि कैसे इस प्रकार की वैल्यूज जो कि सहिष्णुता और शांत दिमाग, शांत मस्तिष्क, उसे कैसे एक व्यक्ति के अंदर अंतर्गत लेकर आया जाए, वो दर्शाइए। तो वो कैसे दर्शाना है, आप बता सकते हैं कि बेहतर एजुकेशन होगी, जब बेहतर ट्रेनिंग होगी, बेहतर समाज होगा, अच्छा समाज होगा, नैतिक मूल्यों पर चलने वाला समाज होगा, या अंतरात्मा जब अच्छी होगी, किसी के अंतर्गत इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी, तो उसके पश्चात ही व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति का मस्तिष्क शांत रह पाएगा, उसमें सहिष्णुता जैसे मूल्य पनप पाएंगे। तो ये आपको 2 या 3 पंक्तियों के अंतर्गत दर्शा देना है। और एक वैल्यू लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, गांधी जी का वैल्यू जो उन्होंने बोला था कि एथिकल मीन्स एंड एथिकल एंड्स, यानी कि आपको नैतिक मार्ग पर ही चलना पड़ेगा नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तभी आप एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेकर आ पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंतर्गत शांति, प्रेम व सहिष्णुता जैसे मूल्य पनपेंगे। तो इस प्रकार का एक सधा हुआ कंक्लूजन आप दे सकते हैं ताकि एक बेटर एंडिंग इस आंसर को मिले। तो देखिए ये सारे डायमेंशंस आपके इस आंसर के अंतर्गत होने चाहिए। हो सकता है आपके पास इससे अच्छे डायमेंशंस हो, इससे अच्छे एग्जाम्पल्स हो, बिल्कुल आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की ये डिमांड है कि आपको ये सारे इस तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में चीजें समझानी है, जो करंट एग्जाम्पल्स है वो भी लेकर आने हैं, और साथ ही साथ कई सारे डायमेंशंस के अंतर्गत पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझाना है। तो मैं आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होगी आपको कि कैसे इस आंसर का अप्रोच करना है। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।